पहलगाम टेरर अटैक में काफी सारे लोगों की जान चली गई। उन सब लोगों की आत्माओं को शत शत नमन है और श्रद्धांजलि द अर्थ न्यूज पेश करता है। इस वक्त मेरे साथ पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी। इनके साथ बातचीत करेंगे और पहलगाम टेरर अटैक के आफ्टर मैथ पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो ये कि पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा भारत डरा हुआ है, और तो और इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर के वो लोग जो बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, दूसरी स्टेट में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी अब बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है और इतनी ज्यादा बुलिंग हो रही है। पर सबसे बड़ा सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये उठ खड़ा होता है कि आखिर पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला कैसे, किस वजह से? सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती हैं, आए दिनों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलता रहता है, पर फिर भी उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हुई तो हुई कैसे, ये बड़ा सवाल बनता है। क्या कहेंगे? आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहलगाम टेरर अटैक ये कोई एक नॉर्मल अटैक नहीं था। ये मैं कहूँगा कि पुलवामा से भी बड़ा था। जी जी। क्योंकि इसमें 27 निहत्थे लोगों को मारा गया, और किस बर्बरता से मारा गया, और नाम पूछ पूछ के मारा गया। तो ये रिलीजियस टेररिज्म के नाम पे किया गया, जिहादी टेररिज्म को इजाद दिया गया, जो पहले होता था 90s के दशक में। जो सबसे पहले 93 में हुआ था किश्तवाड़ में जहां हमारे हिंदू पैसेंजर्स को उतार के मारा था। उसके बाद 2000 में हुआ था किश्तवाड़ में, दोबारा से हुआ था। वो युग बंद हो गया था, शांति आ गई थी, और ये दोबारा जो हुआ है और जिस बर्बरता से, जिस तरीके से हुआ है, तो मैं ये कहूँगा ये बहुत ही चिंताजनक है। हम इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमको एक बहुत कड़ा रिस्पांस देना है। शायद बालाकोट वाला जो है, जो पुलवामा के बाद में, उससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना है। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले तो आपके सवाल पे आ जाता हूं कि इसमें इतना बड़ा जो टेरर अटैक हुआ कैसे, क्या हम लोग सो रहे थे? देखिए, ये टेरर अटैक जो था, इसकी हफ्ते 10 दिन तक रैकी होती रही, इसमें प्री प्लानिंग होती रही, इसमें एंटायर जो इकोसिस्टम है, जो हमारे टेरर इकोसिस्टम है, जिसमें OGW स्लीपर सेल सभी को एक्टिवेट किया गया जी। और फिर जाके इसको अंजाम दिया गया जी। तो यानी कि हमारे लोगों को पता ही नहीं लगा जी। तो दूसरी चीज जो है कि एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर जी, वो बोलते हैं टू नेशन, वो हेट्रेड हिंदुओं के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, कहते हैं कश्मीर मेरी जगलर नर्व है, और साथ में उसके बाद में 2 दिन पर मौलाना जी देते हैं। तो क्या हम उस मैसेज को भी नहीं पढ़ पाए? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये कुछ होने का अंदेशा है, तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर है, हमें इसकी इंटेलिजेंस, हमको हर चीज का ट्रैक करते रहना चाहिए और उसकी काउंटर एक्शंस लेती जानी चाहिए। तो पहला है इंटेलिजेंस फेलियर, तो था ही था। और दूसरा था कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी लैब्स इस प्रकार से है, देखिए कि आप दर साल 50 लाख जो टूरिस्ट है वो बढ़ते गए हैं, और पिछले साल 2,35,00,000 टूरिस्ट आए हैं। आपको पता है कि टूरिस्ट ही तो यहाँ पर आके हमारी लोग 370 के बाद में ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, खुशहाली बढ़ रही है, लोग जो है मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ में जुड़ रहे हैं, लोग खुश हैं और वो किसी दूसरी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो हमने जो जहां जहां टूरिस्ट है उनकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करके रखनी थी, ये जो हमारी जिम्मेवारी थी। तो हमने, आप देखिए जिस जगह में ये हुआ है वहां पर 12-15 किलोमीटर दूर तक कोई पुलिस पोस्ट नहीं, कोई कवरेज नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमने एक कॉम्प्लेसेंसी रख ली, हमने सोच लिया कुछ होगा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो हमारी जिम्मेवारी थी कि हर बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट में हमको इनको सिक्योरिटी कवर देना। आप बेसराम के बीच में वहां पर आपने रेस्टोरेंट खोल दिए, दुकानें खोल दी, टट्टू वाले लगा दिए, सब कुछ कर दिया, गेम्स कर दी वहां पर,
और आपको पता है कि इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर दिया, लेकिन उसको कवर नहीं किया सिक्योरिटी जोन से, और वो भी जंगलों के पास में मिलता हुआ है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। सिक्योरिटी लैब्स की भी आप बात करें, हाल ही में हमने देखा नेशनल मीडिया पर बख्शी साहब ने सीधे सीधे बोल दिया कि रिक्रूटमेंट्स में जितनी कमी है, क्योंकि उनका कहना था लगभग 1 लाख मतलब 1,80,000 के आसपास रिक्रूटमेंट्स पहले हुआ करती थी। अब उसमें जो इतनी ज्यादा गिरावट आई है वो भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी हमारे पास फोर्स हुआ करती थी वो फोर्स उतनी नहीं हो रही, नहीं अब है हमारे पास नहीं है, ये बख्शी साहब का कहना है। तो आप उनकी बात से राब्ता रखते हैं कि आपका भी यही कहना है कि जो इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट्स का दर कम हुआ है, जो परसेंटेज कम हुई है, आपको भी लगता है ऐसा? मैं बख्शी साहब से इस बात के लिए तो जरूर रास्ता रखता हूं जरूर। कि जो 2 साल थे कोविड के, उसमें तो कोई हमारी भर्ती हुई नहीं। तो अगर आप ले भी तो अमूमन जो है कोई 60 से 70 हजार लोग हर साल में भर्ती होते थे। तो कोई 1.5 से 2 लाख की हमारी जो कमी हो गई। जो यूनिट थी उनकी स्ट्रेंथ, जो एक इन्फेंट्री यूनिट होती है जिसकी एक स्ट्रेंथ तकरीबन 800-900 की होती है, वो घट के 500-600 के ऊपर में आ गई। मतलब इतनी कम हो गई, इतनी स्ट्रेंथ उनकी कम होगी, पहला। और दूसरा ये कहूंगा कि जो मैं बस इतना ही इसके बारे में कहूंगा, लेकिन जो सिक्योरिटी देनी थी, जो टूरिस्ट स्पॉट्स की जो सिक्योरिटी देनी थी, वो डायरेक्टली इसके साथ में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए हमारी आर्मी के रिक्रूटमेंट के साथ में, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पुलिस फोर्सेज हैं उनको सिक्योरिटी देने का काम था। तो मतलब हमारी डिप्लॉयमेंट के ऊपर करते कि वहां पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा होने चाहिए थी और वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले हाँ, भी कहा। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी स्टेट फोर्सेस की, यानी कि स्टेट की पुलिस की। अभी मुझे बड़ा थोड़ा अचंभा लगता है, और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि आधी पुलिस फोर्स जेएंडके की लोगों की प्रोटेक्शन ड्यूटी पे लगी हुई है, घरों में लगी हुई है, काम करी जा रही है। आधी फोर्स को आपने इधर लगा लिया तो थोड़ी पीएसओ मतलब कोई पीएसओ लगे हैं, कोई कुक लगे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं। अरे 50% वो फौज अपनी पुलिस को यहाँ लगा लिया, तो कहाँ रह जाएंगी ये आपको काम करने के लिए? अच्छा सर, डोगरा सत्ता सभा भी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि वीडीजीज जो हैं उनको भी, विलेज डिफेंस गार्ड्स, उनको भी अब सक्रिय नहीं रखा गया है ज्यादा तौर पर, और जरूरत है कि उनको भी एक तरह से सशक्त किया जाए, ताकि कम से कम वो अपनी ड्यूटीज निभाते हुए ऐसी जगह पे तैनात रहें और कोई ना कोई मदद कर सके। आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, मैंने 3 साल पहले गवर्नर साहब को रिटन मेमोरेंडम दिया था। मैं मिला भी था उनसे, और उस टाइम पे ये वीडीसीज होती थी। हाँ, तो मैंने रिकमेंड किया था इनको सशक्त किया जाए। 50% एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फौजी हमारे लिए जाएं, क्योंकि फौजी एक जो डिसिप्लिन्ड है, ट्रेंड है, वो आपके पास मैन पावर है। क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता था तो सबसे पहले भागने वाले जो होते थे वो वीडीसी वाले भागने वाले होते थे, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थे, और उनमें ज्यादातर लोग लोकल होते थे या पुलिस वाले होते थे। तो ये मैंने रिकमेंड किया था, और मैंने इनको बोला था कि इनको ऑटोमेटिक वेपन्स वगैरह दीजिए। तो वो जिसको बोलते हैं सशक्तिकरण जो वीडीजीज का था, वो हमने रिकमेंड किया था, और वो अभी होना शुरू हुआ है। इनको आधुनिक हथियार मिलने शुरू हुए हैं, ट्रेनिंग आर्मी वाले दे रहे हैं। तो ये चीज अभी फर्क डालेगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, ये जरूर फर्क डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि पानी को बंद कर दिया जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है जनरल साहब की, ये एक पानी का नल तो नहीं है जिसे जब मर्जी खोला और इसे बंद कर दिया। विशालकाय नदियां हैं, वो भी एक नहीं, 3 नदियां हैं। और कहीं ना कहीं अगर इंडस वाटर ट्रीटी को उठाकर देखा जाए तो वो कहती है कि इन 3 नदियों के ऊपर भारत सरकार के द्वारा कोई भी डैम नहीं बनाए जाएंगे। डैम बनाने में तो सालों लग जाते हैं। आप उस पर क्या जवाब देंगे, और क्या आपको लगता है कि जिस स्पीड से लोग सोच रहे हैं उस स्पीड से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से और डैम्स बनाने से क्या पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसकी कमर टूट सकती है? मेरे ख्याल में तो ये जो हमने सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी, ये इमीडिएट इफेक्ट इसका नहीं होगा। इसमें वक्त लगेगा। कितना वक्त आपको लगता है कि लग सकता है? इसमें वक्त धीरे धीरे करके लगेगा। जो इमीडिएट होगा वो मैं बोलता हूँ 10 से 15% हो सकता है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग डैम है इनके ऊपर में हम उनमें फुल अपना पानी अगर रोकेंगे, अभी तक हम नहीं करते थे, तो वो इनका 10 से
15% इनको फर्क इमीडिएटली पड़ना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कल ही जो भुट्टो जो है इनके नजीर भुट्टो के बेटे हैं। बेटे जो है, उन्होंने बिलावल भुट्टो ने जो इन्होंने 3-4 नहरें और प्लान की थी, क्योंकि आईडब्ल्यूटी के रिस्पांस में उन्होंने वो नहरें कैंसिल कर दी। उनको पता लग गया कि अगर जब ये इफेक्ट होगा, क्योंकि नहरें बनने में उनका टाइम लगना है और हमारे इफेक्ट लगेगा, तो मेरे हिसाब से ये अगर करना हो, बड़े बड़े इस सीज्मिक जोन के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो और उसको नहरों को डाइवर्ट करना हो, वो भी पहाड़ियों की रिजेस के पास में टनल्स निकालने के लिए वक्त काफी लगेगा। वो इंजीनियरिंग चीज है, मैं कहूंगा कम से कम 8 से 10 साल इसके बीच में लग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, एक होता है कि मैसेज कन्वे करना कि हम अभी आपको हर चीज के ऊपर में मारेंगे, तो वो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर चला गया पाकिस्तान को। घर पे घुस के मारेंगे। हाँ, और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर चला गया कि हम इकोनॉमिकली भी आपकी कमर तोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये पानी जाना बंद हो जाएगा, जब भी पूरा कम बंद हो जाएगा, पाकिस्तान सूख जाएगा, वहां सलाइन एरियाज हो जाएंगे, उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे, उनकी जो मैं कहता हूं एक जो पैदाइश है वो सारी कुछ कम हो जाएगी, तो वो इकोनॉमिकली उनको बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान ने ये हरकत की है, इसका हमें कड़ा जवाब देना है। कड़ा जवाब का मतलब ये नहीं है जो लोग वॉर हिस्टीरिया को बिल्डअप करी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑल आउट वॉर होनी चाहिए, हम पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, वो ठीक है, लोगों का जज्बात है, लेकिन जो देश होते हैं वो लड़ाई सिर्फ जज्बातों पे नहीं करते, उनको सब कुछ सोचना, बड़े और फैक्टर्स होते हैं जो सोचने पड़ते हैं। और जो रिस्पांस होता है वो रिस्पांस होता है पॉलिटिको डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिस्पांस। आप देखोगे मिलिट्री लास्ट रिस्पांस होता है। तो हमने जो ये सीसीएस मीटिंग के बाद में 2 रिस्पांस तो ऑलरेडी ले लिए। डिप्लोमेटिक उसको मैं गिराना नहीं चाहता जो चीजें हुई है, और इकोनॉमिक आईडब्ल्यूटी यानी कि ट्रीटी के साथ में थोड़ा सा एक दे दिया है, उसके बाद ट्रेड भी बंद हो जाएगा, तो ये 2 कर ली है। मिलिट्री रिस्पांस यस होगा और जरूर होगा, होना भी चाहिए मैं ये कहूंगा, लेकिन सबसे पहले एक होता है इमीडिएट रिस्पांस और एक होता है कि जो थोड़े समय बाद का रिस्पांस। तो इमीडिएट रिस्पांस को मैंने जिस दिन हुआ था मैंने कहा था कि पीओजेके हमारा एरिया है, इसके बीच पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, उनकी जो भी पोस्टें लगी हुई हैं, जहां वहां पर इनके जो कैंप्स हैं, अपने जो टेरर वाले कैंप्स हैं जिनमें से वो आते हैं, तो मैंने कहा था कि ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए इनको स्ट्राइक करें ताकि वो उनको खाली ना कर दें। और दूसरा कि थोड़े दिनों के बाद में सोच समझ के जैसा बालाकोट किया था ऐसे एक नहीं, इस बार 3-4 स्ट्राइक करें। और हमें यह है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स तो देगा, पिछली बार भी उसने किया था, तो लेकिन हमको घबराना नहीं है। और उसकी न्यूक्लियर ब्लफ को लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, वो भी उसका भी घबराना नहीं है। तो इसलिए हमको इस एस्केलेटरी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें जवाब देना है, और बहुत मजबूत जवाब देना है, ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान याद रखे। हमें मजबूत जवाब देना है और ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान याद रखे। ये थे मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश जी, और जिन्होंने बड़ी बात की है और बड़े बयान दिए हैं। आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्या आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने की वजह से पाकिस्तान की कमर टूट सकती है टेररिज्म के मामले में। और ये भी बताइएगा कि ये जो पिछले कुछ सालों में रिक्रूटमेंट्स कम हो चुकी हैं, इसका भी एक बड़ा इफेक्ट रहा है या नहीं। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट।